Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study about assessment of total uncertainty in the final result. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी चीज़, यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल आंसर अगर आया है तो उसके अंदर कितनी गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है, यानी कितनी अनसर्टेनिटी, आपका आंसर कितना अनसर्टन है, यानी आपका आंसर कम व बेश उस वैल्यू से उतने वैल्यू कम भी हो सकता है और थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है. सो टू एक्सेस द टोटल अनसर्टेनिटी और एरर इट इज़ नेसेसरी टू एवेल्युएट द लाइकली अनसर्टेनिटीज इन ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन. आपने जितनी अनसर्टेनिटीज़ हैं पूरी कैलकुलेशन में, जब आप वो सारी अनसर्टेनिटीज़ को एवेल्युएट कर लेंगे तो आप टोटल अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपके फाइनल रिजल्ट में, फाइनल आंसर में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है. सो द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी और द एरर इन द फाइनल रिजल्ट कैन बी फाउंड. आपने जो 5 डिफरेंट वेज हैं जिससे आप टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो फाइनल रिजल्ट में निकाल सकते हैं, वो 5 कौन कौन से वेज हैं जो आप अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे. सबसे पहला तरीका, जैसे अगर आपका क्वेश्चन जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में जब आपको पता है कि जब 2 पॉइंट्स के आपने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, या आपने 2 पॉइंट्स को जो है अगर कोई 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं और आपने उनको एडअप करना है, दोनों सूरत में चाहे एडिशन हो चाहे आपने सब्ट्रैक्शन करनी हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट उन्होंने आपको x1 दिया है, दूसरा पॉइंट उन्होंने आपको x2 दिया है. सो टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, आपको पता है डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि x इक्वल है x2 माइनस x1. तो आप x2 की वैल्यू 26.8 सेंटीमीटर उसमें से माइनस कर देंगे x1 की वैल्यू विच इज 10.5 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका 16.3 सेंटीमीटर. लेकिन व्हाट अबाउट अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी का मतलब है, जैसे अब जिसको हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो आपकी लीस्ट काउंट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो आप बेसिकली आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस कि वो अनसर्टेनिटी हर सूरत में हर इंस्ट्रूमेंट में पाई जाती है, क्योंकि वो लीस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट में होता है. तो फिर ये जो आपके साथ लिखा हुआ है 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो प्लस माइनस का मतलब है इतनी वैल्यू उसमें एडिशन भी हो सकती है और माइनस का मतलब है इतनी वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है. सो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी है. किसकी लिखी है? ये लीस्ट काउंट है, चूंकि ये मीटर ऑड की आपने कैलकुलेशन की है विद द हेल्प ऑफ मीटर ऑड, तो फिर मीटर ऑड की ये लीस्ट काउंट है. ये जो 0.1 सेंटीमीटर है, दोनों वैल्यूज में आपने ये वैल्यू बेसिकली ली है विद द हेल्प ऑफ मीटर ऑड, और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 0.1 ये दोनों वैल्यूज चूंकि मीटर ऑड से ली हैं, तो ये लीस्ट काउंट ऑफ मीटर ऑड को शो कर रही हैं. ठीक है, तो ये जो भी लीस्ट काउंट होता है वो बेसिकली आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है, और वही आपकी प्रिसीजन भी होती है किसी भी वैल्यू में. उसको आप प्लस माइनस करके अपनी वैल्यूज के साथ लिखते हैं. अब जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इन क्वेश्चंस में आपने जो इनके साथ इन लीस्ट काउंट है, या जिसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या प्रिसीजन कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की, इसको आपने क्या करना है, इनको ऐड अप कर लेना है. चाहे आप वैल्यूज को माइनस भी कर रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उन्हें ऐड अप कर लेना है, यानी 0.1 प्लस 0.1, और आप उसे प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर अपने आंसर के साथ लिखेंगे. ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में आपने जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं या जो लीस्ट काउंट्स हैं या जिसको हम प्रिसीजन कहते हैं, उनको आपने ऐड करके अपने आंसर के साथ लिख देना है. अब दूसरी तरह के क्वेश्चंस आते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, उसमें फिर आपने खाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज पर इक्तफा नहीं करना, वहां आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज एवेल्युएट करनी है. आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो हैं बेसिकली वो उनको हम एक्यूरेसी कहते हैं. एक्यूरेसी जो है बेसिकली वो प्रिसीजन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है कि हम उसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, वो जो फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है बेसिकली वो ही उसकी एक्यूरेसी कहलाती है. तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले केस में हमने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को एडअप करना है. अब इसकी एग्जांपल क्या ली हुई है, फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिजल्टिंग करंट फ्लोइंग आई बाय यूजिंग आर इज इक्वल टू वी ओवर आई. ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आया है फ्रॉम ओहम्स लॉ. ओहम लॉ हमें कहता है कि वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से आर जो है ये इक्वल होता है वी ओवर आई, वेयर वी इज द वोल्टेज एंड आई इज द करंट, और आर जो है वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं. अब वोल्टेज आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, जबकि करंट को आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम मीटर. तो आपने वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज वैल्यूएट की है वो है 5.2 वोल्ट, और जो करंट वैल्यूएट की है वो है 0.84 एम्पेयर.
ये जो इसके साथ प्लस माइनस करके लिखा गया है, ये जो प्लस माइनस, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जो प्लस माइनस करके ये जो 7 वैल्यूज आई हुई हैं, दे आर बेसिकली द लीस्ट काउंट्स। इनको हम उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहते हैं। अगर एक इंस्ट्रूमेंट है तो एक लीस्ट काउंट ही, एक ही जैसी लीस्ट काउंट होगी। यहाँ पे चूंकि 2 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वोल्टेज को आप मेजर करें वोल्ट मीटर से और करंट को आप मेजर कर रहे हैं एम मीटर से, तो 2 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करके ये वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट जो है 0.1 होती है। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, जिसको आप उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या प्रिसीजन कहेंगे, और उसे आपने प्लस माइनस करके उसकी रीडिंग के साथ लिख दी है। इसी तरह करंट को आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम मीटर। एम मीटर वो डिवाइस होता है विच इज यूज टू मेजर द करंट। उसकी लीस्ट काउंट जो है वो ये है 0.05 एम्पेयर। उसे आप प्लस माइनस करके उसकी वैल्यू के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर। ये जो ऊपर आपको दिया हुआ है, दिस इज 2 डिफरेंट लीस्ट काउंट्स आ गई, क्योंकि 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब आपने इनको सॉल्व कैसे करना है? आप बारी बारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले निकालेंगे, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। जब भी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी एवेल्युएट करनी है तो इसी एक फार्मूला को यूज़ करना है, और वो फार्मूला क्या है? टू एवेल्युएट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उसके लिए हमारे पास ये तरीका है कि ऊपर आप लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। सो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 100। दिस इज द गिवन फार्मूला, जिससे हम उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे चूंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं, तो वोल्टेज में लीस्ट काउंट क्या है उसकी 0.1, और उसको डिवाइड करेंगे, उसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है 5.2। सो दिस इज 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5.2 वोल्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 100। आपको ये नजर नहीं आ रहा 1/100, क्योंकि 1/100 जो है वो बन जाता है साइन ऑफ परसेंटेज, ये जो निशान है परसेंटेज का, ठीक है। सो हम कैलकुलेटर पे सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, वरना मैथ्स का रूल है कि जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम डिवाइड भी करते हैं, लेकिन ये जो 1/100 है ये साइन ऑफ परसेंटेज को शो करेगा। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एवेल्युएट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, सो जब आप 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये 1.9 समथिंग इसका आंसर आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करके जो है वो 2%, अबाउट 2% जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इवैल्यूएट करेंगे करंट के लिए। करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का भी यही फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है जी? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 आपने कैलकुलेटर के ऊपर करना है, ये उसकी लीस्ट काउंट है, डिवाइडेड बाय आपने उसकी मेजर्ड वैल्यू लिखी है और मल्टीप्लाई बाय 100 किया। दिस इज अबाउट 6%, यानी इसका मतलब है इसका आंसर आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर पे 5.9 समथिंग करके। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यू कैन राइट इट एज अ 6%। अब जैसे इसकी शुरू में ये जो बात की है वो क्या बात है कि आपने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, यानी 6% और 2%, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8%। इस 8% को अब आप अपने आंसर के साथ लिखेंगे। आंसर कैसे आएगा? R इज इक्वल टू V ओवर आई। जब R इज इक्वल टू V ओवर आई यानी 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84, ये आप करेंगे तो ये उसका आंसर था 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर, या जिसको ओहम कहते हैं, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो ओहम होती है। और विद ये जो आपने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है, इनको आपने ऐड करके 6 + 2 8% अनसर्टेनिटी, ये आपने अपने आंसर के साथ लिखा। 6.19 को भी अगर आप राउंड ऑफ करें तो आप उसे 6.2 लिख सकते हैं। सो R इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0. अब ये प्लस माइनस 0.5 ओहम कहाँ से आया? ये तो था विद 8% परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो थी वो इसकी 8% थी। आपने दोबारा जब अपना आंसर रिकन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में, इस परसेंटेज को कैसे रिकन्वर्ट करेंगे? 8% का मतलब 8/100, ठीक है। परसेंटेज साइन ऑफ परसेंटेज 1/100 के इक्वल होता है ना। सो 8% मीन्स 8/100, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना अपने आंसर के साथ, यानी 6.19 या 6.2 अगर आप राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.49 समथिंग करके। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 0.49 को आप 0.5 ओहम लिख सकते हैं। सो R इज इक्वल टू 6.2 इज योर आंसर राउंड ऑफ करने के बाद। और हमने दोबारा से परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या बना लिया है? एब्सोल्यूट, यानी प्लस माइनस 0.5 ओहम्स, इस तरह से कर लिए, ठीक है। ये 0.5 ओहम कहाँ से आए? इस तरीके से कि मैंने 8% को 8/100 और मल्टीप्लाई बाय अपने आंसर के साथ किया है, तो ये 0.49 उसको राउंड ऑफ करके 0.5 आ गया। सो दिस इज द रेजिस्टेंस जो और विद अनसर्टेनिटी जो हमने करना था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले क्वेश्चंस के लिए।
तो वो हमने तरीके से किया है. सो द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिकॉज बोथ V एंड R हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आप देखें तो V में भी और जो रेजिस्टेंस है उसमें भी आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो एंड अनसर्टेनिटी बीइंग एज एस्टिमेट ओनली इज रिकॉर्डेड बाय 1 सिग्निफिकेंट फिगर. तो फिर आपने जो अनसर्टेनिटी है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ है. तो ये हमें पता है कि हम कैसे राउंड ऑफ का क्या तरीका है. तो हमने सिर्फ एक डिजिट रखना था डेसिमल के बाद. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं ना, वो आपके 2 ही होने चाहिए, क्योंकि देखें वोल्टेज की रीडिंग में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 और 2. तो फिर इसका मतलब है कि आपने कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 5 और 2 उसमें सिग्निफिकेंट थे ना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपने रखने. 6.19 को आप राउंड ऑफ करके 6.2 लिख सकते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए. ये वही तरीका है जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में सीखा है कि हम उसको कैसे, कितने डिजिट्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कम से कम होने चाहिए जो हमारी वैल्यू में ऑलरेडी गिवन हो. तो हमने उसी तरह उसको राउंड ऑफ किया. उसके बाद फॉर पावर फैक्टर में भी यही रूल अप्लाई होगा जो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए किया है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क एक आएगा, वो ये कि यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर भी होंगी. आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर. ये जो फर्स्ट लाइन है हर क्वेश्चन की, उसमें उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी दे दी हुई है. जैसे ऊपर इन्होंने यहाँ पे दिया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो हैं आर एडिड, ये इसकी मेन रूल था, आगे सारी एग्जाम्पल थी. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन रूल है, और इससे पहले अगर आप देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड और आगे एग्जाम्पल आ गई थी. तो ये जो पहली लाइन है इन सारे क्वेश्चंस में, उसमें उन्होंने उनके बारे में बताया. क्या पावर फैक्टर में आपने क्या करना है कि जो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसे पावर से मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, अगर आपको फार्मूला इसका याद हो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब. अब देखिए 4, 3 और पाई ये तो कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स की कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती. तो एक ही वेरिएबल है आपके पास, दैट इज R क्या है आपका रेडियस, और उस रेडियस के ऊपर क्या है क्यूब. ठीक है, तो रेडियस की पावर है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर लगेगा. जहाँ पर भी वेरिएबल की पावर आएगी वहाँ पर पावर फैक्टर लगेगा. अब जब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की निकालनी है तो वो इक्वल होगी रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर. उसकी पावर क्या 3 है, तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो एज द अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर, इट इंक्रीजेज द प्रिसीजन डिमांड ऑफ द मेजरमेंट. ठीक है, यानी अगर आपकी प्रिसीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. जैसे चूंकि आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपकी प्रिसीजन में इंक्रीज आएगा. सो इफ द रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर जो है, ये उन्होंने बताया कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपने मेजर किया, ये एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने यही वाली एग्जांपल जो आप यही भी कोट कर सकते हैं और कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं. सो 2.25 सेंटीमीटर जो है ये आपने वर्नियर कैलिपर, उन्होंने नाम ले लिया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करें, वर्नियर कैलिपर. तो जाहिर सी बात है फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर वो ये है 0.01 सेंटीमीटर. आपको पता है कि आप रेडियस लिखेंगे, रेडियस बराबर है 2.25 प्लस माइनस जो लीस्ट काउंट है उसकी, वो उसके साथ आ जाती है 0.01 सेंटीमीटर, जो कि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रिसीजन भी होती है. अब आपने इस रेडियस की मदद से आपने इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम उसकी प्रिसीजन को भी कहते हैं ना. सो प्रिसीजन जो है इस इंस्ट्रूमेंट की या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो बराबर है लीस्ट काउंट के, विच इज प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. अब आप इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला जो मैंने भी आपको पीछे मार्क कराया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 100. सो वही फार्मूला यूज करें. लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर कैलिपर की 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू है 2.25 सेंटीमीटर. एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि 1/100 तो परसेंटेज में चला गया ना, सो जब ये करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.4%. लेकिन जब आपने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, चूंकि इसके ऊपर पावर भी थी रेडियस के ऊपर, तो अब आप टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम निकालने के लिए इस वैल्यू को 0.4 को आप उसकी पावर से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. सो दिस इज 1.2%. ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरह से इंक्रीज हो गई है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या जिसको हम उसकी एक्यूरेसी भी कहते हैं. सो अब आपने ये उसकी अनसर्टेनिटी टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली है. अब आप सिंपली उसका आंसर जैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब. 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है वो 2.25 है, उसका आपने क्यूब ले लेना है. और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब विद ये जो आपने टोटल अनसर्टेनिटी निकाली है 1.2% अनसर्टेनिटी के साथ. लेकिन आप इसको रिकन्वर्ट करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, परसेंटेज को दोबारा से आप एब्सोल्यूट फॉर्म में लेकर आएंगे. कैसे लेकर आएंगे परसेंटेज को, 1.2% मीन्स 1.2 डिवाइडेड बाय 100
और मल्टीप्लाई बाय ये जो आंसर आया है आपका 47.689 जब आप करेंगे तो आपके पास 0.59 करके कुछ आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.6 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास आंसर है, आपने इसको राउंड ऑफ किया अपने आंसर को, दिस इज 47.7 और फिर प्लस माइनस करके ये जो आपने दोबारा से परसेंटेज से रिकन्वर्ट करके उसे एब्सोल्यूट लेके आए हैं, प्लस माइनस 0.6 ये इसके साथ लिखेंगे और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर है इन केस ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आ जाते हैं चौथा जो तरीका है फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ द मैनी मेजरमेंट्स। अगर आपने कोई एवरेज वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपने बहुत सारी वैल्यूज ली हुई हैं, आपको पता है एवरेज लेने का तरीका या मीन लेने का तरीका ये होता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उनको ऐड करना होता है एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी टोटल वैल्यूज एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सबसे पहले आप उसका एवरेज निकालेंगे मेजर्ड वैल्यूज़ का, और उसके बाद आप उसकी डेविएशन कहते हैं इनहराफ, जो जितना डिफरेंस आएगा उसका हम वो निकालेंगे, और फिर उसका मीन डेविएशन यानी एवरेज डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। अब ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं इसके अंदर कि सबसे पहले आपने मीन निकालना है वैल्यूज़ का, एवरेज निकालना है आम तरीके से जैसे हम करते हैं कि ऐड ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद फिर आप उसकी एक डेविएशन निकालेंगे और फिर मीन डेविएशन निकालेंगे। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। एग्जाम्पल दे के हम इसको समझते हैं इन तीनों स्टेप्स को कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा हमने एक कोई प्रैक्टिकल किया और उसमें हमने 6 रीडिंग्स ली हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से। तो जब 6 रीडिंग्स हमने ली हैं उसकी मदद से, वो 6 रीडिंग्स क्या हैं 1 और मिलीमीटर स्केल पे ली हैं। स्क्रू गेज जो है आपको पता है वो बहुत स्मॉल स्केल मेजरमेंट देता है लेंथ की, और जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो आपको पता है 0.001 सेंटीमीटर होता है, बहुत ही स्मॉल। सो ये मिलीमीटर में आपको वैल्यूज देता है ज़्यादातर। तो ये 6 रीडिंग्स उन्होंने आपको आप याद कर लें या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, एग्जाम्पल है ये। सो 1.20, 1.22 और डायमीटर मेजर किया आपने स्क्रू गेज की मदद से, 1.23, 1.19, 1.22, ये आपने 6 रीडिंग्स की हैं, 1.21। अब आम तरीका ये है इसका एवरेज निकालने का, वो ये है कि आप इन 6 की 6 रीडिंग्स को ऐड करेंगे, यानी 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 अगेन ये वाली वैल्यू और प्लस 1.21। ठीक है, इन सब को आपने ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय 6, यानी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, चूंकि 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया और ये सारा कर देंगे। इसका एवरेज ले रहे हैं आप, एवरेज कह लें या मीन कह लें आप। जब एवरेज और मीन लेंगे तो इन सब को सॉल्व करने के बाद 6 की 6 रीडिंग्स को जमा करें और 6 पे डिवाइड करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और ये तरीका, और उसके बाद फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1.21 मिलीमीटर। अब इसके बाद अब आपने निकालना है इनहराफ, डेविएशन। डेविएशन निकालने का तरीका ये है कि ये जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली है विच आर द डिफरेंस विदाउट रिगार्ड टू द साइन बिटवीन ईच रीडिंग, एवरेज वैल्यू अब आप किस तरह से निकाल, ये देखिए ये जो आपने एवरेज निकाला है आपने इसका हर रीडिंग के साथ डिफरेंस निकालना है, वो इसकी डेविएशन होगी हर रीडिंग के साथ डिफरेंस। 6 रीडिंग्स है ना, तो 6 रीडिंग्स के साथ आप इनका डिफरेंस लेंगे तो 6 डेविएशंस आएंगी फॉर एग्जाम्पल, और बड़ी वाली में से छोटी को माइनस करना है। यानी अब ये आपके पास है, आपका मीन आया हुआ, आंसर आया हुआ 1.21, 1.21 माइनस 1.20, तो पहली रीडिंग आएगी 0.01। इसी तरह 1.21 अब छोटी है तो 1.22 बड़ी है, सो 1.22 माइनस 1.21, अगेन आपके पास आएगा 0.01। फिर आपके पास 1.23 माइनस 1.21, अब आपके पास आएगा 0.02। फिर 1.21, अब ये बड़ी है तो मैं इसको पहले लूँगी, माइनस 1.19, अगेन आपके पास आएगा 0.02। फिर 1.22 माइनस 1.21, सो दिस इज 0.01, और आखिरी है आपका आंसर जो है वो 1.21 माइनस 1.21, तो आखिरी वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये 6 डेविएशंस आपने निकाली, अपने आंसर के साथ हर रीडिंग का डिफरेंस लेना है। 6 रीडिंग्स थी ना आपके पास, तो अपने आंसर की हर रीडिंग के साथ आपने डिफरेंस में हमेशा क्या होता है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, जो भी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हमने नेगेटिव आंसर नहीं लेना। सो आपने जो भी बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी को माइनस कर देना। तो ये 6 आपके पास डेविएशंस आ गई। अब मीन डेविएशन निकालने का तरीका ये है कि ये जो 6 डेविएशंस आपने निकाली हैं, इन 6 की 6 को आप एड अप करें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 6 से डिवाइड कर दें। सो दिस इज योर मीन डेविएशन 0.01 मिलीमीटर। आप इसे अपने आंसर के साथ लिखेंगे। थस लाइक अनसर्टेनिटी इन द मीन डायमीटर, आपने जो इसका मीन निकाला है डायमीटर 1.21, अब आप इसे अपने आंसर के साथ लिखेंगे 1.21 प्लस माइनस ये जो मीन डेविएशन आपने निकाली है 0.01 मिलीमीटर। तो ये तरीका है एवरेज वैल्यूज के अंदर।
आपने अनसर्टेनिटी को या डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेविएशन भी एक वो अनसर्टेनिटी ही है। तो आपने सबसे पहले सारी वैल्यूज का एवरेज लेना है, जो भी रीडिंग्स होंगी आपके पास। उसके बाद फिर आपने हर रीडिंग का, जो आपकी जितनी रीडिंग्स थी, 6 रीडिंग्स थी, आपने अपने एवरेज का हर रीडिंग के साथ डेविएशन निकाली, और फिर उन सारी डेविएशंस, जो 6 रीडिंग्स थी तो 6 डेविएशंस आएंगी, 6 की 6 को ऐड करके मीन डेविएशन निकाली। वो जो मीन डेविएशन है वो आपकी बेसिकली टोटल अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसे आप प्लस माइनस करके अपने आंसर के साथ लिखेंगी। ठीक है, आंसर वो था ये जो आपने एवरेज निकाला था, डायमीटर। दिस इज योर आंसर। इस आंसर के साथ अब आप अपनी मीन डेविएशन लिखेंगी प्लस माइनस करके। उसके बाद लास्ट जो है वो है फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे स्टॉप वॉच वाले एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, उनमें जब आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है तो आपको पता है टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दरकार होता है वो आपका टाइम पीरियड होता है। सो द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये तरीका उन्होंने आपको बताया कि आपने अपनी लीस्ट काउंट किसकी, स्टॉप वॉच की। स्टॉप वॉच की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 0.1 सेकेंड। तो आपने टाइम पीरियड जब एक तो तरीका आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कि टोटल टाइम, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मीन टाइम जो टोटल टाइम 30 वाइब्रेशंस के लिए जितना टाइम लगे वो है मीन टाइम या एवरेज टाइम या टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये आपने टाइम पीरियड निकाला। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमने कितनी ली है, 30। सो ऊपर आपके पास 54.6 सेकंड में आपने 30 वाइब्रेशंस पूरी की हैं। तो टाइम पीरियड बराबर होगा 54.6 सेकंड डिवाइडेड बाय 30, एंड दिस इज 1.82 सेकंड। 1.82 सेकंड वो टाइम है जिसमें आपने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है। अब एक वाइब्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपने राइट साइड से छोड़ा था पेंडुलम को, तो वो लेफ्ट पे जाके जब दोबारा राइट पे आएगा तो वहां उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। उसमें जो वक्त उसको दरकार है वो है 1.82 सेकंड। दिस इज द टाइम फॉर वन वाइब्रेशन। ये आम तरीका है टाइम पीरियड निकालने का। अब इसकी आपने अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। अनसर्टेनिटी का तरीका ये है कि आपने ये जो फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यानी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूला आपने लगाना है। लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच की मैंने आपको बता दिया 0.1 सेकंड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन से आपने उसको किया। सो दिस इज 0.003 सेकंड। तो अब आप अपना टाइम पीरियड लिखेंगे। टाइम पीरियड ये आया आंसर आपका 1.82 सेकंड, और 1.82 प्लस माइनस ये जो अब आपकी अनसर्टेनिटी आई है, दिस इज योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आप प्लस माइनस करके इसको लिखेंगे, प्लस माइनस 0.003 और सेकंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप अपने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अपने आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। Hence it is advisable to count large number of swings to reduce timing uncertainty। अगर आप क्यों बार बार कहते हैं कि आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा लेनी है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आप कंसीडर करेंगे, ये देखें उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी, उसकी लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू और स्मॉल आएगी। तो उससे क्या होगा, आपके अनसर्टेनिटी में कमी आएगी और हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट तरीके थे जिनसे आप अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले क्वेश्चंस में, पावर फैक्टर जहां पावर आ रही होगी, जैसे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपने निकाला, इसी तरह आप एरिया ऑफ अ वायर निकाल सकते हैं, उसमें भी रेडियस पे स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर सकते हैं। इसी तरह अनसर्टेनिटी एवरेज वाले क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में आप अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका होता है और उसे हम कैसे राइट डाउन करते हैं, ये मैंने आपको 5 तरीके जो है एक्सप्लेन किए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये मेथड्स जो हैं ये सारे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात सही से समझ में ना आ रही हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने लेक्चर को पसंद किया तो इसको लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।